हेलो स्टूडेंट्स, राशियों की तुलना अध्याय 8। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे और 8.1 के हमने प्रतिशत क्या होता है ये चीज़ें समझ ली थी। अनुपात का उपयोग कैसे होता है ये भी समझाया था मैंने आपको। मैंने ये भी बताया था आपको कि राशियां क्या होती हैं और तुलना क्या होता है ना। हम लोग क्वेश्चन 5 तक कर चुके थे, इसका हिंट मैंने आपको दे दिया था। अब क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 बोलता है कि यदि किसी शहर के 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य पसंद करते हैं। कोई शहर है और उस शहर में क्या है कि मान लेते हैं ये एक मैंने गोल धारा बना दिया शहर का। तो इस शहर के जो 60% हैं, मतलब इस तरह से ये लोग जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। जैसे मैं इसमें ये हरा कलर जो है ना ये कर रहा हूँ, ये लोग जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं और जो 30% हैं, 30% जो हैं वो जैसे ये 30% वाले ये फुटबॉल, और जो बाकी लोग बच गए वो लोग अन्य कोई और खेल पसंद करते हैं। इनको मैंने ये कलर दे दिया। ये अन्य कोई और खेल पसंद करते हैं। तो जैसे कि ये हैं 60% और ये फुटबॉल वाले हैं 30%। पूरा कितना होना चाहिए? 100%। तो 60 और 30 हुआ 90, बच गया 10। ये हैं अन्य। ठीक, तो इस तरह से हमें एक चीज़ का तो पता चल गया कि 60% फुटबॉल पसंद करते हैं और जो 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, 60% क्रिकेट पसंद करते हैं और 10% अन्य पसंद करते हैं। दूसरी बात ये इसके आगे बोला है कि यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? व्यक्तियों की कुल संख्या ये लिखेंगे, हाँ, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 50 लाख। 50 लाख, ठीक है। अब क्रिकेट जैसे पहला ये है ना, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? 60%, है ना। तो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना होगा? 50 लाख का 60%। तो ये कितना आ गया? 50 लाख। ठीक, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी और आपके पास 6 पंजे 30। ठीक, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5,
तो ये कितने आ गए? 30 लाख। तो 30 लाख लोग जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे ना। तो फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? 30%। ठीक, लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट लिखनी है आपने ना, ये लाइन लिखनी है पूरी कि फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत इक्वल टू 30%। ठीक, फिर फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है 50 लाख का 30%। तो कितना आया है? 50 लाख गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अन्य की बारी में। तो अन्य के लिए हम क्या करेंगे? अन्य के लिए मैंने वो डायग्राम तो बनाना ही है आपने, उसी डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? 10%। ठीक है, 10%। फिर वही कि वो पसंद करने वाले अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है 50 लाख का 10%। तो कितना आ जाएगा? 50 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और ये शायद आ जाएगा आपके पास 2 3 4 और 5, मतलब 5 लाख। तो 5 लाख लोग जो हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं और जो अ, और जो 30 लाख लोग हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 15 लाख लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का आपने डायग्राम जो मैंने शुरू में बनाया था वो ज़रूर बनाना है। उसके बाद हमारे पास आता है वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास प्रतिशत ज्ञात करना। वृद्धि प्रतिशत का क्या मतलब होता है और ह्रास प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कई बार आपने घर में चीज़ों के बारे में सुना होगा कि फलानी चीज़ हमें, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, हम हमारे घरों में ऐसा बोला जाता है कि अगर ये चीज़ें खरीदनी हो तो दीपावली के टाइम पे खरीदनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि दीपावली के समय में इनकी कीमतें जो होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। तो क्या दीपावली के समय में वो दुकानदार हमें काफ़ी सस्ती चीज़ें बेचते हैं? तो क्या इसका मतलब क्या है कि वो उस समय घटिया सामान बिकता है? नहीं। असलियत में दीपावली या अन्य कोई फेस्टिवल जैसे होली वगैरह हुआ, उस समय इन चीज़ों की एकाएक माँग बढ़ जाती है और इस चक्कर में दुकानदार जिनके पास वो चीज़ें काफ़ी समय से पड़ी होती हैं, एकाएक सारे अपने वो सामान, उपकरण इत्यादि को बेचने के लिए एकदम से नए-नए लोगों को आकर्षित करने के लिए नए-नए प्रलोभन देते हैं। ठीक है? और प्रायः अंकित मूल्यों के ऊपर जो है वो कुछ कमी की जाती है। अब अंकित मूल्य क्या होता है और दूसरा मूल्य जो होता है वो क्या होता है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको अ एक छोटा-सा उदाहरण दूँ मैं कि जब हम एक कॉपी खरीदते हैं, जैसे हम कोई कॉपी खरीद रहे हैं, तो उसके पीछे एक एमआरपी लिखा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। जैसे बच्चों, यह एक कॉपी है और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह नीचे जिस नज़दीक जाता जा रहा हूँ मैं आपको, एक लिखा हुआ मिल दिख रहा होगा। इसमें लिखा है एमआरपी 35, है ना? तो ये जो आपको मैंने दिखाया ये कॉपी, और इसमें लिखा हुआ था एमआरपी 35। तो क्या ये कॉपी हमें 35 रुपये में ही मिलती है? आप देखेंगे कि कुछ दुकानदार इन कॉपियों को 35 रुपये में ही देते हैं, जबकि कई दुकानों में आपको यही
30 रुपये में मिल जाएगी। 30 रुपये देने के पीछे दुकानदार की यह मंशा होती है कि जो दुकानदार अधिकतम इस कॉपी को 35 रुपये तक बेच सकता है, अब वह अपने कुछ लाभ में से आपको छूट दे रहा है और एकाएक से इस किताब को, कॉपी को थोड़ा सस्ता कर दे रहा है वो। अब हम लोग इस कॉपी का ही एग्जाम्पल जो है वो समझेंगे ध्यान से। देखिए इसमें क्या किया कॉपी वाले ने कि ये जो MRP था इस पे लिखा हुआ, इसमें रेड से कर रहा हूँ, ये जो MRP रेड देखो लिखा हुआ था, ये ना MRP ये लिखा हुआ था कितना 35, और उस दुकानदार ने हमें इसको 30 में बेच दिया। तो आप ये भी देखेंगे कि कई बार जैसे आपके नए नए एडमिशन शुरू होती हैं तो ये दुकानदार नए नए तरह के ऑफ़र देते हैं आपको कि 6 कॉपी खरीदेंगे तो 1 फ्री है, ठीक। अगर आप 12 कॉपी खरीदेंगे तो आपको 2 फ्री मिलेंगी, है ना। इस तरह के अलग अलग जो प्रलोभन हैं वो हमें मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि क्या दुकानदार अपनी जेब से जब ये प्रलोभन दे रहा है तो क्या अपनी जेब से पैसे भर रहा होता है? नहीं। अक्सर दुकानदार को MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस से काफ़ी कम कीमत पर वो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। मान लेते हैं कि यह एक शॉपकीपर है, इसने कोई कॉपी खरीदी होलसेलर दुकानदार से, यह उसको पड़ी मान लेते हैं 27 रुपये की, ठीक है, और इसके ऊपर MRP कितना है 35 रुपये का, ठीक है, इसके ऊपर MRP कितना है 35 रुपये का। अब यहाँ इसको कमाई होनी थी 8 रुपये, ठीक है, एक कॉपी बेचने पर यदि 100 कॉपी बिकें तो 800 रुपये हो जाएगी। इसने क्या किया कि ये 5 रुपये छोड़ दिए और इसको 30 में बेचना शुरू कर दिया। अब इसकी कमाई कितनी रही? सिर्फ 3 रुपये। लेकिन यदि कॉपियाँ जो पहले 100 बिक रही थी अब यदि 1000 बिक जाएँ तो यह कमाई चली जाएगी 3000 रुपया, ठीक है। तो दुकानदार बजाय अपनी जो 100 कॉपी बिक रही थी उनकी गिनती बढ़ाने के लिए अक्सर अपने ग्राहकों को कुछ छूट दे देते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे बड़े बड़े शोरूम इत्यादि में यह छूट दी हुई होती है, ऐसे बाहर लिखा होता है कि 50% की आज छूट है, आज 60% की छूट है, तो इस तरह से छूट दी जाती है। और तो हमें जो दुकानदार छूट देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट जो है उसको बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बट्टा, इंग्लिश में डिस्काउंट। अब बट्टा होता क्या है? देखिए बट्टा हुआ जो ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो बट्टा का समझ आ गया शायद आपको। अब एक्सरसाइज ही है। एक व्यक्ति, पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है, इस चीज़ को भी हम समझेंगे थोड़ा ध्यान से। एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके वेतन में जो था वेतन मान लेते हैं X में वृद्धि कितनी हुई? 10% की वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के बाद इसका जो वेतन था ना वो बन गया, इसका जो वेतन था वो बन गया 1,54,000, ठीक है। पहले क्या वेतन था हमें पता नहीं, लेकिन 10% की जब वृद्धि हुई इसके वेतन में तो वो बन गया 1,54,000, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास तरीका होता है वो वही कि अगर हम इस प्रश्न को चाहें तो समीकरण से भी कर सकते हैं और वृद्धि दर ज्ञात करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
वैसे अगर आप समीकरणों में परफेक्ट हैं, जो वैसे 2.1 2 3 4 5 हमने प्रश्न किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। एक और विधि भी है, चलो दोनों से कर लेते हैं हम लोग। तो हम पहले मान लेंगे कि मान लो चलो इससे करके देखते हैं। मूल वेतन बराबर है एक्स। तो प्रश्न के अनुसार क्या बन रहा है? प्रश्न के अनुसार हो रहा है एक्स में, जो मूल वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो एक्स का 10% ये किसके बराबर आ रहा है? 1,54,000। ये लाइन अगर आपको ठीक ढंग से समझ आ गई तो बात बन जाएगी। मूल वेतन था एक्स, ठीक, मूल वेतन में वृद्धि हुई 10% की। यहाँ ये चीज़ समझने वाली है इधर, मूल वेतन में वृद्धि है 10% की, तो आपके पास आ गया एक्स प्लस एक्स का मतलब होता है गुणा 10/100 बराबर है 1,54,000। 0 से 0 कट गया, तो आपके पास आया ये आया एक्स जमा x/10 बराबर है 1,54,000। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे 10 है, तो इसको हटाने के लिए मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी सबको? 10 से। तो 10x जमा 10 गुणा x/10 बराबर है 10 गुणा 1,54,000 गया। 10x जमा x कितने हो जाएंगे? 11x बराबर है 54, 1 2 3 और एक ये भी आ गया है अब, तो गुणा 10, यहाँ से x आपके पास आ गया 1,54,000 बटा 11 गुणा 10। तो अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए ये 11 कम 11, 11 चौके 44 है ना, 11 कम 11 बच्चे 4 असल ना, 11 चौके 44 2 3 और 10 यहाँ भी है, तो ये आ गया 1,40,000। ठीक है, तो एक तरीका ये इस क्वेश्चन को करने का है। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का है, वो तरीका ये है कि 10% वृद्धि होने पर किसी का वेतन बढ़ता कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो व्यक्ति का मूल वेतन बराबर 100 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं मूल वेतन 100 रुपया है, वृद्धि कितनी हुई? 10%। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई भाई? मूल वेतन का 10% बढ़ता है, तो 100 गुणा 10/100, 100 से 100 कट जाएगा, 10 रुपये। तो अब नया वेतन कितना हुआ? 100 रुपया पहले था, 10 रुपया बढ़ गया, 100 जमा 10 कितना आ गया? 110 रुपये। ठीक है, हमने मान लिया व्यक्ति का जो मूल वेतन है वो है 100 रुपया, तो अब 10% की जब वृद्धि होती है तो 10 रुपये बढ़ेंगे उसके, तो नया वेतन कितना आ जाएगा? 100 जमा 10 कितना? 110 रुपया। अब समझते हैं कि 110 रुपया नया वेतन है। नया एक ही विधि का इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ। नया वेतन कब? जब 100 रुपया मूल वेतन। ठीक है, 110 रुपया नया वेतन होता है जब मूल वेतन कितना हो? 100 रुपया। तो 1 रुपया नया वेतन होगा जब मूल वेतन कितना होगा? 100 बटा 110। ठीक, और 1,54,000 कब? जब 100 बटा 110 गुणा 1,54,000 और काटेंगे आप इसको तो फिर वही आएगा 1,40,000। ठीक है, आज हमने 8.2 एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन किया है बेटा, और धीरे धीरे हम बाकी क्वेश्चंस को करने का भी प्रयास करेंगे। एक एक करके समझते हुए हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये समझना है आपने और करना भी है बेटा ना। ओके।